नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैपिंग करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इंडिया की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से मैपिंग कवर कर चुके हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक उस मैपिंग को नहीं देखा है, उन लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी गई है। आप वहाँ जाकर उस लिंक पर क्लिक करके पिछले जो भी वीडियो हैं उनको देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो मैपिंग के सेक्शन में। साथ ही जिन भी लोगों को पीडीएफ चाहिए, उसके लिए एक ग्रुप व्हाट्सएप पर क्रिएट कर दिया गया है। दूसरा ग्रुप टेलीग्राम पर चल रहा है। आप जहां भी हैं, जिस जगह पर भी कनेक्ट हैं, आप उस जगह पर उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिन भी लोगों को अपना नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाना है, वो लोग हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने नंबर के साथ और अपने स्थान यानी जहां से आप बिलोंग करते हैं वो उतनी डिटेल के साथ आप हमें भेज दें। हम आपको टेलीग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप दोनों ही ग्रुप में ऐड कर देंगे, ताकि आपको जितनी भी पीडीएफ मेरे द्वारा इस ग्रुप पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो सब आप तक पहुंच सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की मैपिंग। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको अपना एटलस अपने साथ रखना है और उस एटलस को हाईलाइट करते जाना है हमारे साथ ही साथ, ताकि आपको एग्जाम के समय इसका रिवीजन बेहतर ढंग से कर सकें। अपने आप को लोकेट करिए इसके नॉर्थ पश्चिम भाग में एटलस माउंटेन के पास। इसमें एक एटलस माउंटेन आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने मिलेगा। उत्तर पश्चिमी भाग कह सकते हो इसको, क्योंकि उधर एक देश है, उस देश में भी इसकी सीमाएं हैं, इस वजह से इसको उत्तर पश्चिमी भाग का पार्ट माना जाएगा एटलस माउंटेन को। अपने मैप पर इसको मार्क करेंगे कि यह जो एटलस माउंटेन है ये 3 कंट्रीज के अंदर फैला हुआ है, जिसमें पहली कंट्री आपको मिल जाएगी मोरक्को, और दूसरी कंट्री मिल जाएगी आपको अल्जीरिया, और तीसरी कंट्री मिल जाएगी ट्यूनीशिया। मेट एटलस पर्वत मेट कंट्रीज में पाई जाती है, और मेट कंट्रीज का मतलब है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इतनी बात अगर आपने अपने एटलस पर मार्क कर ली हो तो आप आगे बढ़ेंगे। और यह जो एटलस माउंटेन है, इसी का एक हाई एटलस नाम से इसका एक शिखर है, हाई एटलस। यहाँ पर उसकी लोकेशन है हाई एटलस, और इस जगह पर इसी हाई एटलस की यानी एटलस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट टवक्कल आपको देखने को मिल जाएगी। माउंट टवक्कल, TOUBKAL, आपके एटलस में ये लिखा होगा। यदि आपके एटलस में नहीं लिखा है तो आप इसको नोट कर लेंगे। एटलस पर्वत सबसे पहले हमने आपको बताया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसकी लोकेशन आप देख लेंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के अंदर। इसी एटलस पर्वत की जो सबसे ऊंची यानी सर्वोच्च शिखर है वो उसका नाम है माउंट टवक्कल, जो कि एटलस माउंटेन, और ये यहाँ पर पड़ती है। और ये लोकेशन किसकी है? मोरक्को की। मोरक्को के पास पड़ती है ये टवक्कल। तो आप इसको देख लेंगे और अपनी कॉपी में, यानी जो ये मैं बता रहा हूँ कि एटलस पर्वत की लोकेशन 3 कंट्रीज में है, जबकि माउंट टवक्कल जो कि एटलस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है, यह आपको मोरक्को में देखने को मिल जाएगा, माउंट टवक्कल। साथ ही आप इसी एटलस के माउंटेन के बाद आप और ऊपर की तरफ अपने आप को लोकेट करेंगे। यहाँ पर आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला, यह जो एरिया है, यह आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर का यह एरिया है। स्ट्रेट का मतलब हमने पहले ही बताई थी, यह एक जल संधि होती है, वाटर ट्रीटी है, और ये क्या करती है कि दो जल निकायों यानी 2 वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है, जबकि 2 लैंड जो भी आसपास रहते हैं उनको अलग अलग करती है। तो यह जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये यहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट को यूरोप कॉन्टिनेंट से अलग करती है। ये यूरोप हो गया और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। जबकि दूसरी ओर आप देख रहे होंगे कि यह मेडिटेरियन सी को, इसको मेडिटेरियन सी को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इस जगह पर आप देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इन 2 ओशियन को कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जबकि यूरोप और अफ्रीका इन 2 कॉन्टिनेंट को अलग अलग करती है। आप इसको याद रखेंगे कि यहाँ पर कैनारी बेसिन है बगल में। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया जो 3 कंट्री हमने बताई है जहाँ पर एटलस माउंटेन का विस्तार देखने को मिलता है। इन कंट्रीज के संबंध में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन तीनों की लोकेशन मेडिटेरियन
जलवायु में पड़ती है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर पाई जाती है, जहाँ पर रसीले रसदार यानी रसदार फलों की खेती देखने को मिलती है। लेकिन आप यूरोप में इसके विपरीत देखेंगे कि जिन कंट्रीज के अंदर रसदार फलों की खेती देखने को मिलती है, वहाँ पर वाइन इंडस्ट्री का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, जबकि मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया के अंदर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाने के बावजूद भी यहाँ पर वाइन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट उस प्रकार से देखने को नहीं मिलता है। इसके पीछे एक मुख्य रीजन है, इन तीनों कंट्रीज के अंदर इस्लाम जो धर्म है उसका बोलबाला है, उन्हीं लोगों की बहुसंख्यक समुदाय इस्लाम समुदाय का है, तो इस वजह से वहाँ पर वाइन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सका है। आगे आप बढ़ेंगे तो आप पूर्व की तरफ ले चलेंगे अपने आप को, और यहाँ पर देखेंगे आपको ईस्टर्न डेजर्ट मिल जाएगा, वेस्टर्न डेजर्ट भी इसके बाद पास में ही मिल जाएगा, लीबियन डेजर्ट, ये आपसे लोकेशन में पूछा जा सकता है कभी मैप में, याद रखेंगे लीबियन डेजर्ट। यहाँ पर नुबियन डेजर्ट, ये एक लोकेशन है रेड सी के बगल में, डेजर्ट के नाम से ये आप याद रखेंगे। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तो इथोपिया कंट्री है, इधर कोई ऐसा मैपिंग आपको नहीं जानना है। इसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो एक डेजर्ट मिलेगा आपको, नामीब डेजर्ट, नामीब डेजर्ट, यहाँ पर नामीबिया है तो आपको नामीब डेजर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। इससे संबंधित जो इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी आप इसको केवल लोकेशन को हम बता रहे हैं, तो इसलिए आप अभी यहाँ पर लोकेशन देख लें केवल। हमने कई डेजर्ट बता दिए, नुबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट और नामीब डेजर्ट। दूसरी ये ड्रैकन्सबर्ग रेंज है, ये साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है, तो इसको भी आप अपने मैप पर लोकेट कर लेंगे। अब इसके संबंध में आप जान लेंगे नामीब डेजर्ट के, जिस प्रकार से अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में नामीब डेजर्ट देखने को मिलता है, उसी प्रकार से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की यदि हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर अटकामा डेजर्ट हमने बताया था। उसी प्रकार से यदि आप इसकी नॉर्थ अमेरिका की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मोजावी डेजर्ट देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर मोजावी डेजर्ट है इसी लोकेशन के पास, और साउथ अमेरिका में इसी लोकेशन पर, सेम लोकेशन पर ही कौन सा, अटकामा डेजर्ट है। तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट आप इसके संबंध में कंपैरेटिवली याद रखेंगे। अब अपने एटलस में आप अपने आप को अफ्रीका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेट करेंगे, जहाँ पर आपको इजिप्ट कंट्री देखने को मिलेगी। इजिप्ट में आपको यहाँ पर एक बंदरगाह देखने को मिलेगा, अलेक्जेंड्रिया। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और लोकेशन देखने को मिलेगी, पोर्ट सईद। पोर्ट सईद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सुएज कैनाल देखने को मिल जाएगी। हमने इसी लोकेशन को यहाँ पर बनाया हुआ है, इस लोकेशन से आप देखेंगे लोकेशन ये वाली है। इस तरीके से ये एक इसका इजिप्ट का एक भाग है। इसमें एक ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, जो ये यहाँ पर ये वाला, इसको गल्फ ऑफ सुएज के नाम से जाना जाता है, गल्फ ऑफ सुएज। और इधर वाला जो पार्ट है पश्चिमी वाला, सॉरी पूर्व वाला, इसे गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से जाना जाता है, गल्फ ऑफ अकाबा। इसकी स्पेलिंग ए क्यू यू ए बी, अकाबा, और गल्फ ऑफ सुएज। इसके नीचे आपको रेड सी देखने को मिल जाएगा, इसके नीचे आपको रेड सी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि गल्फ ऑफ अकाबा जो है यह एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। गल्फ ऑफ अकाबा अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग करती है, क्योंकि यह जो इजिप्ट का भाग है सिनाई पेनिनसुला, यह सिनाई पेनिनसुला की लोकेशन है। यह सिनाई पेनिनसुला जो अफ्रीका का भाग है, और अफ्रीका में भी ये इजिप्ट का भाग है, जिसे मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मिस्र को एशिया से अलग करने वाली जो गल्फ है उसे गल्फ ऑफ अकाबा के नाम से जाना जाएगा, जबकि गल्फ ऑफ सुएज इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला को अफ्रीका से अलग करता है, गल्फ ऑफ सुएज। ये दो लोकेशन हो गई। इसके ऊपरी भाग में आपको यहाँ पर सुएज कैनाल देखने को मिल जाएगी। दूसरी, हमने जैसा कि आपको बताया कि जो मेडिटेरियन सी यहाँ पर देखने को मिलता है, इस मेडिटेरियन सी के ये वाले पार्ट में, यानी अफ्रीका के बिल्कुल मुंह पर, आपको पोर्ट सईद देखने को मिलेगा, और ये जो सिनाई पेनिनसुला है यहाँ पर आपको सुएज कैनाल देखने को मिल जाएगी, यहीं पर आपको पोर्ट सुएज भी मिल जाएगा। इसमें आपको क्या याद रख लेना है, यह जो पेनिनसुला है इसके अंदर कुछ
लेक्स पाई जाती हैं। जो उत्तर से दक्षिण का क्रम उन लेक्स का यह है। एक लेक पाई जाएगी मेनजाला, इसको कई लोग मेनजाल भी पढ़ते हैं, मेनजाला, मेनजाला या मेनझाला, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो। मेनझाला या मेनजाला लेक पहली। दूसरी दूसरी लेक आपको मिलेगी यहाँ पर तिम्सा लेक, तिम्सा लेक। तीसरी लेक यहाँ पर आपको मिल जाएगी ग्रेट बिटर, ग्रेट बिटर। और जो चौथी और सबसे दक्षिण की तरफ आपको जो लेक मिलेगी वो हो जाएगी लिटिल बिटर। ये लेक किसकी हैं? तो ये वाले क्वेश्चन आपको बता देना होगा। सुएज कैनाल के अंदर जो लेक्स पाई जाती हैं उनमें मेनजाला, मेनझाला, तिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ये 4 लेक पाई जाती हैं। इनको आप याद रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैपिंग है इस जगह की। हमने जैसा कि बताया ये जो डायग्राम बना हुआ है ये यहाँ से लिया गया है, इस जगह का डायग्राम है ये। आप अपने एटलस में देख लेंगे, यही वाली शेप आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी, जो जिसे सिनाई पेनिनसुला है। ये सिनाई पेनिनसुला के पूर्व में आपको गल्फ ऑफ अक्काबा, पश्चिम में गल्फ ऑफ सुएज देखने को मिल जाएगी और उसके दक्षिण में रेड सी देखने को मिल जाएगा। यह जो गल्फ ऑफ सुएज है यह रेड सी को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है, जबकि गल्फ ऑफ अक्काबा रेड सी को मेडिटेरियन सी से ही कनेक्ट करती है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि ये 4 लेक्स इसके अंदर पाई जाती हैं। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली जो लोकेशन हमने मार्क की हुई है, ये वाली, ये इसमें आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंडेव। स्ट्रेट ऑफ बाबेल मानदेव बोल दो, मानदेव बोल दो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे वो बोल सकते हो। यह लेक, यह वाली जो स्ट्रेट है यानी जल संधि है, यह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यह स्ट्रेट ऑफ बाबेल मंदेव क्या करती है, इधर जो ये एशिया का पार्ट है और इधर जो ये अफ्रीका का पार्ट है, इन दोनों को अलग करती है यहाँ से इस तरीके से। जबकि यह जो रेड सी है, इस रेड सी को गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी से कनेक्ट करती है। जो हिंद महासागर में है गल्फ ऑफ अदन, इसको दोनों को कनेक्ट करती है। इतनी बात आप याद रखेंगे। यहीं पर गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी में आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा सोकोत्रा आइलैंड, और यह जो आइलैंड है ये यमन का है। ये बात आप याद रखेंगे कि यह जो आइलैंड है ये यमन जो कंट्री है इसका है सोकोत्रा आइलैंड, और जिसकी लोकेशन है हिंद महासागर के अंदर। यह जो रेड सी है इसके संबंध में एक फैक्ट और रह गया जो मुझे आपको बताना था। वैसे मैं एशिया की जब मैपिंग कराऊंगा तब भी मैं इस चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि ये एशिया और अफ्रीका के दोनों के कॉमन एरिया में है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रेड सी जो है इसकी बाउंड्री पर कौन सी कंट्री अवस्थित है। तो आपको बताना है पहले जिबूती, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, जिबूती, जिबूती आप बता देंगे। दूसरे नंबर पर अफ्रीका की ही एक कंट्री है इजिप्ट, और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एक और कंट्री, एक सेकेंड, एक मिलेगी आपको इजिप्ट के अलावा एरिट्रिया। उसके बाद जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिल जाएगी सूडान। सूडान की लोकेशन आई होप आप लोगों को पता होगी। उसके बाद आपको एक और कंट्री देखने को मिल जाएगी सऊदी अरबिया, सऊदी अरब जिसको बोला जाता है। और एक लोकेशन आपको एक कंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी यमन। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंट्री हैं जो रेड सी से अपनी बाउंड्री को शेयर करती हैं। इनको याद रखने की एक ट्रिक है जिसे आप लिख सकते हैं DEESS देसी या देसी, देसी देसी, DEESS जिबूती, एरिट्रिया, इजिप्ट, सऊदी अरब, सूडान और यमन। इसमें कुछ कंट्री यूरोप की, वो सॉरी अफ्रीका की, और कुछ कंट्री एशिया की। इसमें आप देखेंगे कि ये जैसे यमन और सऊदी अरब, ये दोनों कंट्री किसकी हैं? दोनों कंट्री आपको ये एशिया की मिल जाएंगी, बाकी की ये 4 कंट्री अफ्रीका की देखने को मिल जाएंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे।
अब आप इस रेड सी वाली एरिया से यानी यहाँ से आगे बढ़ते हुए दक्षिण की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक अफ्रीका का पार्ट मिलेगा जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी, जिनमें पहली कंट्री होगी इरिट्रिया, दूसरी होगी जिबूती, तीसरी होगी इथियोपिया और चौथी हो जाएगी सोमालिया। ये 4 कंट्रीज आप याद रखेंगे, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, सोमालिया। इसको भी जैसे वो देसी था, इसको याद करने के लिए DEES डीज से याद कर सकते हो, DEES। उसमें क्या था, DEES बाई देसी। ये डीज क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज हैं, उनको डीज के नाम से या डीज के नाम से आप जान सकते हैं। और हम दक्षिण की तरफ मूव करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक कंट्री देखने को मिलेगी, केन्या। ये रही केन्या आपकी, सोमालिया के नीचे है। केन्या की जो कैपिटल है नैरोबी, सबको पता है। इसका एक पोर्ट है मोम्बासा पोर्ट। ये बहुत ही अफ्रीका का काफ़ी फेमस पोर्ट है, मोम्बासा पोर्ट। ये केन्या का चाय एक्सपोर्ट के लिए विशेष रूप से जाना जाने वाला पोर्ट है, केन्या का सबसे बड़ा पोर्ट है। दूसरा बात इसके लिए यह है कि ये केन्या का एक हिल स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कंट्री यहाँ पर मिल जाएगी, तंजानिया। तंजानिया के 2 आइलैंड आपको जानने हैं, जिसका पहले का नाम है पेम्बा आइलैंड, दूसरे का नाम है जाम्बेजी, जंजीबार सॉरी। पहला आइलैंड आपको मिलेगा पेम्बा आइलैंड, पंबा आइलैंड बोल दो या पेम्बा आइलैंड, दूसरा जंजीबार आइलैंड। इन दोनों आइलैंड को मिश्रित रूप से क्लोव आइलैंड, क्लोव का मतलब होता है लौंग, जो खाने वाली लौंग है, लौंग आइलैंड, लौंग द्वीप, इसके रूप लौंग द्वीप के रूप में भी इनको जाना जाता है। कौन से 2 द्वीप इसमें शामिल रहेंगे, तो एक पहला द्वीप हो जाएगा पेम्बा आइलैंड, दूसरा हो जाएगा जंजीबार। इसके अलावा आपको और जो बात जाननी है तंजानिया में, यहाँ पर एक स्थान आपको देखने को मिल रहा होगा, दार अस सलाम। दार अस सलाम नाम का स्थान है। यह ईस्टर्न जंक्शन है कौन सी ट्रेन का, तंजारा रेल जो चलाई जाती है उसका ईस्टर्न जंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा तंजानिया के दार अस सलाम में। तंजानिया के दार अस सलाम में तंजारा रेल का ईस्टर्न जंक्शन आपको देखने को मिलेगा। यह ट्रेन अपने पश्चिमी भाग में अंगोला तक जाती है और अंगोला में एक स्थान है यहाँ पर बेंगुला, जो इसका पश्चिमी जंक्शन है। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और दक्षिण की तरफ, तंजानिया के साउथ में जब हम मूव करेंगे तो आपको यहाँ पर एक स्टेट फिर से देखने को मिल रही होगी। जैसे रेड सी के पास स्टेट ऑफ बावल मंदिर थी, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये मिलेगा मोजाम्बिक चैनल। यह मोजाम्बिक चैनल क्या कर रहा है कि यहाँ तो जल संधि को, जल के 2 वाटर बॉडीज को मिलाने का प्रयास कर रहा है, जबकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यह मेडागास्कर और अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इन दोनों को अलग करने का प्रयास कर रहा है मोजाम्बिक चैनल। अब हम आ जाएंगे साउथ अफ्रीका की तरफ। साउथ अफ्रीका में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यह देख लेना है कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बाउंड्रीज के भीतर 2 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनकी सीमा, एक की सीमा तो केवल और केवल साउथ अफ्रीका से बॉर्डर शेयर करती है, जिस कंट्री का नाम है लिसोथो। ये जो कंट्री है यहाँ पर लिसोथो, यह अफ्रीका के अंदर है, यानी चारों ओर से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर घिरी हुई है लिसोथो कंट्री। एक तो कंट्री यह है लिसोथो और दूसरी कंट्री साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक के बॉर्डर पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका नाम है स्वाजीलैंड। तो ये 2 कंट्री आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि लिसोथो जो केवल और केवल साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, जबकि दूसरी एक कंट्री है स्वाजीलैंड, जो कि मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बॉर्डर पर सीमा साझा करती है। जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर साउथ अफ्रीका देखने को मिल जाएगा, और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे ये इनका जो डरबन शहर है, जो काफ़ी फेमस शहर है, इसे साउथ अफ्रीका के फ्लोरिडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो आपको जान लेना है इंटरेस्टिंग फैक्ट साउथ अफ्रीका के संबंध में, कि यहाँ पर 3 राजधानियाँ देखने को मिलेंगी आपको। यह जो प्रिटोरिया शहर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा मैप यहाँ पर मूव कर रहा है मार्कर,
उस जगह आप देखिए ये प्रिटोरिया शहर है। इस प्रिटोरिया शहर को साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में जाना जाता है, प्रशासनिक राजधानी के रूप में प्रिटोरिया को जाना जाता है। जबकि यह जो केप टाउन है, केप टाउन ये जो राजधानी है, इसको हम लेजिस्लेटिव कैपिटल के रूप में, यानी यहाँ पर इनका संसद भवन है इसलिए इसको लेजिस्लेटिव कैपिटल के रूप में जाना जाता है। जबकि साउथ अफ्रीका का यह जो लिसेटो कंट्री बताई थी उसके उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप मैप कर लेंगे अपने एटलस में, बिलोम फोंटेन, बिलोम फोंटेन नाम से, बिलोइम फोंटेन कह दो, बिलोइम फोंटेन के नाम से एक स्थान पाया जाता है जो कि इनकी जुडिशियरी कैपिटल है, जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ पर इनका उच्चतम न्यायालय पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर 3 कैपिटल देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जो कि आपकी प्रिटोरिया के अंदर है, दूसरी लेजिस्लेटिव कैपिटल है जो कि आपकी केप टाउन के अंदर देखने को मिलेगी, जबकि थर्ड नंबर की जो कैपिटल है, जो जुडिशियल कैपिटल है, बिलोइम फोंटेन, जो यहाँ पर इसकी लोकेशन है। आप अपने एटलस में इस चीज़ को मार्क कर लें। केप टाउन के पास में ही आपको इसका अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है केप अगुलास, वो भी देखने को मिल जाएगा। और यह केप टाउन जिसको हमने अभी अभी आपको बताया है कि यह लेजिस्लेटिव कैपिटल भी है, साथ ही साथ इसे केप टाउन को पोर्ट ऑफ काल इस नाम से भी जाना जाता है केप टाउन को। और ये पोर्ट ऑफ काल कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि जब ये स्वेज नहर नहीं बनी थी, यहाँ पर ये स्वेज नहर नहीं बनी थी, तो यूरोप से कोई भी जहाज जब अपना माल लेकर चलता था तो वो पूरा ये वाला राउंड लगाते हुए, ये वाला राउंड लगाते हुए इस प्रकार से आगे बढ़ता था। और यहाँ केप टाउन यानी केप होप, इसको केप होप भी बोला जाता है, इसी को पोर्ट ऑफ काल के नाम से भी जाना जाता है। पोर्ट ऑफ काल एक संज्ञा है, जबकि केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, यह एक स्थान विशेष का नाम है। तो केप टाउन को पोर्ट ऑफ काल के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ऑफ काल उन स्थान को या उन पोर्ट को, इन बंदरगाहों को बोला जाता है जहां लंबी दूरी से यात्रा कर रहे बंदरगाह जहाज, पानी के जहाज उस स्थान पर रुकते हैं, डीजल ईंधन जो भी जरूरत होती है वो लेते हैं और उसके बाद विश्राम करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको पोर्ट ऑफ काल के नाम से जाना जाता है। तो साउथ अफ्रीका का केप टाउन पोर्ट ऑफ काल के नाम से भी जाना जाता है। साउथ अफ्रीका में जो हमने बिलोइम फोंटेन, जिसको हमने अभी अभी आपको बताया था कि ये जुडिशियल कैपिटल है, इसके उत्तर की तरफ जब आप जाएंगे, यहाँ पर इस जगह यहाँ पर मैं मैप इसका कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये जगह मार्क करेंगे आप अपने एटलस में, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक किम्बरले नाम से स्थान देखने को मिल रहा होगा। किम्बरले, इस जगह पर किम्बरले स्थान देखने को मिल रहा होगा, ये किम्बरले। तो किम्बरले जो साउथ अफ्रीका का स्थान है, यह डायमंड के भंडार यानी डायमंड रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों के लिए बहुत ही वैश्विक स्तर पर फेमस स्थान है किम्बरले। तो आप ये याद रखें। आगे हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्स दी गई हैं, इनको देख लेंगे और उसके बाद आज का सेशन एंड करेंगे। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो हम सेकंड सेशन में कंडक्ट करेंगे और कंप्लीट अफ्रीका का जितना भी बचा हुआ रह जाएगा वो हम कल के सेशन में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आती है एक लेक चार्ट। ये आप अपने एटलस में इसको लोकेट करिए, लेक चार्ट को। ये बेसिकली जिन कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगी या जिनसे ये बाउंड्री शेयर करेगी, इसमें एक तो स्वयं चार्ट कंट्री है जिसका नाम इस लेक के नाम पर ही पड़ा है। उसके अलावा यह एक कैमरून नाम से एक कंट्री आती है, कैमरून, उसमें इसका लोकेशन देखने को मिलेगा। एक कंट्री है आपकी यहाँ पर नाइजर और दूसरी कंट्री हो जाएगी नाइजीरिया। तो यदि आप याद रखना चाहें तो इसको C2N2 से याद रख सकते हो, चार्ड और कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया। ये लेक चार्ट के संदर्भ में जो भी बात आपको जानना चाहिए थी वो बात आपने देख ली है। इसके अलावा जब आप और आगे जाएंगे तो एक जो लेक आपको यहाँ पे दक्षिण की तरफ देखने को मिल रही है, यह वाली, इस लेक का नाम है लेक न्यासा। इसको और दूसरे नाम से लेक मालावी के नाम से भी जाना जाता है। इसी का एक दूसरा नाम है लेक मालावी। ये दो नाम आप याद रखेंगे, न्यासा या मालावी। अब आपको यहाँ पर जो जानना है वो ये है कि इन जो लेक न्यासा है वो किन कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करती है। तो आप यहाँ पर इसके लिए लिख लेंगे कि
एक तो इसमें जो बॉर्डर शेयर होता है वो कंट्री है मालावी, दूसरी कंट्री है इसमें तंजानिया, और तीसरी कंट्री है इसमें मोजाम्बिक। ये 3 कंट्रीज लेक न्यासा या लेक मालावी से बॉर्डर सीमा साझा करती है। लेक न्यासा या लेक मालावी के संदर्भ में एक फैक्ट आप इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा कि रेड सी से लेकर जो एक रिफ्ट वैली अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, उसमें इस रिफ्ट वैली का जो दक्षिणतम विस्तार है वो यहाँ पर लेक न्यासा या लेक मालावी में देखा जा सकता है। और इसके ऊपर जाएंगे तो आपको एक लेक मिलेगी, लेक तंजानाइका या तंगानाइका। यह जो लेक है ये मुख्य रूप से जिन कंट्रीज के अंदर पाई जाती है, इसमें आप अपने लोकेट कर लेंगे, हाईलाइट करेंगे। एक तो कंट्री होगी इसमें तंजानिया, और दूसरी कंट्री इसमें हो जाएगी बुरुंडी, तीसरी कंट्री हो जाएगी यहाँ पर रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, और इसमें चौथी कंट्री यहाँ पर हो जाएगी जाम्बिया, TBCZ, तंजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी, कॉन्गो। इन 4 कंट्रीज के अंदर लेक तंगानाइका आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक लेक मिलेगी, लेक विक्टोरिया की जो लोकेशन है जिन कंट्रीज के बीच में, उसमें एक कंट्री है आपकी तंजानिया, एक कंट्री है आपकी केन्या, और एक कंट्री है आपकी युगांडा। इसको आप याद कर लेंगे इस तरीके से, लेक विक्टोरिया तक, T फॉर तंजानिया, U फॉर उगांडा, और K फॉर केन्या। लेक विक्टोरिया तक, यह आप एक शॉर्ट ट्रिक याद कर लेंगे, लेक विक्टोरिया तक। तो तक में आपको मिल जाएगा यह तंजानिया, उगांडा और केन्या। लेक विक्टोरिया के संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि यही लेक विक्टोरिया है जहाँ से आपको व्हाइट नील, जो नील नदी की एक सहायक नदी है व्हाइट नील, वो उसके सोर्स के रूप में ये लेक विक्टोरिया काम करती है। यानी व्हाइट नील लेक विक्टोरिया से निकलती है। इतनी बात आप याद कर लेंगे। दूसरी एक आगे जो लेक आएगी, उस लेक का नाम है लेक टरकाना, या टरकाना। इस लेक की जो लोकेशन है वो आप नोट करेंगे कि यह केन्या और इथोपिया से अपनी सीमा को साझा करती है। इसकी लोकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इथोपिया और केन्या 2 कंट्रीज से लेक टरकाना की सीमा साझा होती है। आप इसको नोट कर लेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर नोट ये करेंगे कि ये जो लेक ताना है, ताना लेक, इस ताना लेक के संदर्भ में आप देखेंगे कि यह ताना लेक इथोपिया कंट्री के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, लेक ताना। तो यह जो ताना लेक है, इसी ताना से ब्लू नील के नाम से एक नदी निकलती है, ब्लू नील। विक्टोरिया से निकली हुई व्हाइट नील नदी और लेक ताना जो इथोपिया में अवस्थित है, इस लेक से निकली हुई ब्लू नील नदी, जब ये दोनों नदियाँ, एक यहाँ से जो निकल के आ रही है व्हाइट नील, ये व्हाइट नील, और ये जो निकल के आ रही है ब्लू नील, ये दोनों नदियाँ यहाँ ऊपर जाते हुए एक ये स्थान आता है, जिस स्थान का नाम है खार्तूम। एक स्थान यहाँ पर आएगा, उस स्थान का नाम रहेगा खार्तूम। यह जो खार्तूम नाम का स्थान है, यह आपको सूडान के अंदर देखने को मिलेगा, और इसी खार्तूम नामक स्थान पर व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों मिल जाती हैं, और ये दोनों नील जब मिल जाती हैं तब जिस नदी का विकास होता है उसे नाइल रिवर के नाम से या नील रिवर के नाम से जाना जाता है। यह नील रिवर इस जगह मेडिटेरियन सी के आसपास जाते हुए यहाँ पर नील नदी के डेल्टा का, यानी डेल्टा ऑफ नील का निर्माण करती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने लेक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, उनको कवर कर लिया है। और आगे हम जो सेशन करेंगे उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट मिसलिनियस फैक्ट हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड,
उन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग जो सेशन हमारा सुन रहे हैं, यदि आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोगों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं, जो भी IAS के प्रोग्राम हैं, शेड्यूल्ड प्रोग्राम हैं, वो उनका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले मिल सके। आप लोग इसकी PDF अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप PDF के लिए टेलीग्राम पर अपना नंबर लिंक करा सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल भी है, साथ ही IAS ऑफिशियल के नाम से यह टेलीग्राम पर आपको मिल सकता है, यहाँ पर आप देख लें, बाकी लिंक अवेलेबल है। इस प्रकार से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं इस टेलीग्राम के ऊपर। इस प्रकार से हम देखते हैं आज का हमारा जो सेशन है वो समाप्त होता है यहीं पर। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक हमारे इस सेशन को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।